नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनको नहीं बुलाया गया। ये कौन सी परिपाटी सेट करने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से? वही परिपाटी है कि विपक्ष को स्वीकार नहीं करना है। ये वही परिपाटी है कि असहमति को स्थान नहीं देना है। ये वही परिपाटी है कि जो इनकी बातों से सहमत है उसी को महत्व देना है, बाकी किसी को महत्व नहीं देना है। आप इस मोदी सरकार से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आप सवाल है कि विपक्ष के नेता का एक प्रोटोकॉल है, वो उसका एक दर्जा है। आप अगर अगर राहुल गांधी को जो स्थान मिलना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो स्थान मिलना चाहिए, वो किसी का एहसान थोड़े है। ये तो बाकायदे उसकी व्यवस्था है। क्यों मतलब सबसे बड़ी पंचायत तो लोकसभा है, पहली सीट उसको मिलती है विपक्ष के नेता को। आप किसी जगह बैठा देंगे? क्यों व्यवस्था बनाई गई कि पहली पंक्ति की पहली सीट, पहला होगा उपाध्यक्ष का और दूसरी सीट होगी विपक्ष के नेता की? ये परंपरा है, राज्यसभा में यही व्यवस्था है। क्यों ये व्यवस्था की गई? और उसके आधार पर कोई आपको संकेत मिलता कि नहीं मिलता? मतलब जो दर्जा सत्ता पक्ष में सदन के नेता और प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री सदन के नेता है तो पहली सीट, अगर वो सदन के नेता नहीं है और प्रधानमंत्री है तो दूसरी सीट। विपक्ष के नेता के साथ भी स्थिति है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष पहली सीट और विपक्ष के नेता की दूसरी सीट। लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर अस्तित्व में नहीं है तो पहली सीट विपक्ष के नेता को मिलती है, पहली लाइनें मिलती है उसको। इसीलिए तो प्रावधान किया गया। यह देश संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था दी, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के परिजनों और उनके रिश्तेदारों को आप अगली पंक्ति में बैठाएंगे और विपक्ष के नेताओं को आप पांचवी पंक्ति में बैठाएंगे। मुझे तो आश्चर्य होगा कि पांचवी पंक्ति में क्यों बैठा दिए? अंतिम पंक्ति में बैठाना चाहिए, कोई देख भी ना सके। और फिर ये भी एक नैरेटिव बनाइए कि वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो गणतंत्र दिवस का विरोध करते हैं, ये तो समारोह में शामिल नहीं होते। और अगली 5-10 लाइन का फोटो दिखाते रहिए। क्यों बैठा दिया पांचवी लाइन में? ये तो मैंने किसने इनको ज्ञान दे दिया? ये कहां से लोग ज्ञान आ गया? अगर आप विपक्ष को सम्मान नहीं देते तो किस लोकतंत्र की बात करते हैं आप? किसकी? और अब राहुल गांधी को अगर आप 5वीं और 7वीं लाइन में बैठा देंगे तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे। राहुल गांधी की लोकप्रियता में कोई कमी आ जाएगी। सत्तारूढ़ दल को जो चुनौती उनकी तरफ से है वो समाप्त हो जाएगी। लोग मान लेंगे कि नहीं तो 5वीं लाइन में बैठे थे इसलिए बता ही नहीं रह गए। कौन सी माने आप प्रयास करके यह सिवाय अपमानित करने की कोशिश है और क्षुद्र आचरण है। इस आचरण से कोई ऐसा नहीं कि आप राहुल गांधी का राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान कर देंगे, वो तो संभव ही नहीं है। लेकिन लगातार पुतिन का जो दौरा हुआ था उसमें भी आप याद कीजिए। और इस तरह के उदाहरण अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के जमाने में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आचरण था, जो विपक्ष की पार्टी थी, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप और यह केवल गणतंत्र दिवस समारोह की बात नहीं है। आप एक उदाहरण नहीं बता सकते हैं पिछले एक दशक से जो मोदी सरकार सत्ता में है जिसमें किसी भी फोरम पर विपक्ष के नेताओं को स्थान दिया गया, जबकि यही इसी देश की परंपरा रही कि विपक्ष के नेताओं को बाकायदे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भेजा गया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की बात रखने के लिए भेजा गया। यह हमारे आपके सामने का इतिहास है। लेकिन वजह इसकी क्या मैं मानता हूं कि यह डरा हुआ आचरण है। ये लगता है आपको कि कोई ऐसा व्यक्ति न सामने आ जाए जिसकी चर्चा वर्तमान जो हुक्मरान है उनसे ज्यादा होने लगे, या जो विपक्ष का नेता जिन मुद्दों को उठा करके शहर शहर डगर डगर घूम रहा है उसकी चर्चा बनी रहे। क्यों नहीं आप बात करते हैं? लेकिन अगर आप असहमति को स्थान नहीं देते, विपक्ष के नेता को स्थान नहीं देते, तो आप लोकतंत्र विरोधी हैं। लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है और आप संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ आचरण करते हैं। संवैधानिक व्यवस्था भी नहीं है कि आप इस तरह की कोशिश करें, और ये इस तरह की साजिशें सफल नहीं होती है। आप को ये माने कि आप राहुल गांधी को बुलाएंगे नहीं, राहुल गांधी को बैठने नहीं देंगे, खड़गे साहब को आप आमंत्रित नहीं करेंगे तो ये कांग्रेस की चर्चा खत्म हो जाएगी। ये संभव नहीं है। कांग्रेस आज 40 सीटों की पार्टी है, इनके तमाम विरोधों के बावजूद, और विरोध भी राजनीतिक विरोध नहीं है, हर तरह के हथकंडे अपना लिए गए। चुनाव में जो पार्टी का अकाउंट है वो सीज कर दिया गया, जो चंदे मिलने के रास्ते हैं उनमें अवरोध पैदा किए गए,
पार्टी में को तोड़ने की कोशिश की गई, दल को बढ़ावा दिया गया, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, जितने भी रास्ते हो सकते हैं सब रास्ते अख्तियार किए गए। बावजूद इसके पार्टियां के 100 सांसद जीत करके आए। तो एक यह केवल यह बताता है कि आपके सोच में कितनी व्यापकता है या कितनी संकीर्णता है। इससे राहुल गांधी का कोई नुकसान होता हो या विपक्ष के नेताओं का कोई नुकसान होता हो या संभव नहीं। और केवल राहुल गांधी नहीं, और भी विपक्षी दलों के नेता हैं, किसी को आप नहीं दिखाई, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी को तो आप दिखाई दे रहे हैं, और भी तो विपक्ष हैं, किसी को आप नहीं, कोई स्थान नहीं दे रहे हैं आप। तो ये इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल हो रहा हो या राहुल गांधी या विपक्षी नेताओं का कोई नुकसान हो रहा हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब आप पद्म पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में राजीव जी, पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो, आप लिस्ट पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस राज्य में चुनाव होने वाला है। फिर आपको यह जानकारी करने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन का यह नोटिफिकेशन जाने की आवश्यकता नहीं है कि कहां चुनाव होगा, वो बिहार में चुनाव होने वाला है कि केरल में चुनाव होने वाला है। आप उन लोगों को पद्म पुरस्कार दे सकते हैं जिनके ऊपर आप तरह तरह के आरोप लगाते रहे हैं। जिस केरल के मुख्यमंत्री को, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को इन्होंने पुरस्कार दिया है, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी नेताओं के खिलाफ, बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के को लेकर के तरह तरह के चित्तरंजन के खिलाफ आरोप लगे। बोल गई बीजेपी, गोया कि आप जो आरोप लगाते हैं वो भी बेमानी है। आप चुनावी लाभ के लिए आरोप लगाते हैं और चुनावी लाभ के लिए उन आरोपों से अपने आप को विड्रा भी कर लेते हैं। किस तरीके से दे सकते हैं भाई? और आपने जो कोश्यारी साहब का वक्तव्य सुनाया, उससे मूल वाक्य तो उनका गाय भी है। उन्होंने कहा कि भूषण भूषण में नहीं जानता। यह वीडियो वायरल हो रहा है। जिस व्यक्ति के मन में पद्म पुरस्कारों के प्रति सम्मान ही न हो, ऐसे लोगों को क्या पुरस्कार देना? और कोश्यारी साहब क्या कोई संविधान की रक्षा के लिए याद किए जाएंगे? क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए याद किए जाएंगे? लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थाओं, परंपराओं को मजबूत करने के लिए जाने जाएंगे? वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आज उनकी पहचान बनी हुई है जिसने एक चुनी हुई सरकार के ऊपर आघात करने की कोशिश की, एक तोड़ फोड़ करके एक सरकार, और जिस मूल दल से आते हैं उसकी सरकार बनाने का उन्होंने प्रयास किया। आज धारणा नहीं बन रही है उनके बारे में, आपने उनको भी दिया। केरल, मतलब 38 लोगों को उन राज्यों से चुन दिया गया है पद्म पुरस्कार जहां चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी। आप सोचिए कि बिहार कितना बड़ा राज्य है, क्योंकि वहां चुनाव नहीं हो रहा है, तब कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग याद नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश कितना बड़ा राज्य है, क्योंकि वहां चुनाव हो चुका है, आपकी पार्टी सत्ता में है, तो वहां कोई नहीं याद आएगा। वहां न तो कोई लोक कलाकार है, न कोई वहां वैज्ञानिक है, न कोई वहां चिकित्सक है, न कोई वहां संगीतकार है जिसको आप याद कर लें। महाराष्ट्र की स्थिति, महाराष्ट्र में चुनाव हो चुका है, आप वहां पे सत्ता में है, तो आपको कितना बड़ा राज्य है वो? केरल की तुलना में महाराष्ट्र को छोटा मोटा राज्य है। उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। लेकिन चुनाव चूंकि तमिलनाडु में है, तो ऐसे लोगों को भी आप दे देंगे जिससे आप संदेश दें कि नहीं, जो तमिलियन लोग हैं, जो मलयाली लोग हैं, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की हमारी बड़ी आस्था, और उन लोगों को भी आप दे देंगे जिनके खिलाफ आप राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे। तो अब पद्म पुरस्कारों की स्थिति यही है कि आप 26 जनवरी के पहले जो लिस्ट आती है पद्म पुरस्कारों की, उसको पढ़ लीजिए और बाकायदे आप बता देंगे कि कहाँ चुनाव होगा। आप ये लिस्ट बता रही है कि चुनाव होना है तमिलनाडु में, चुनाव होना है केरल में, चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, चुनाव होना है असम में, चुनाव होना है पुडुचेरी में। खोज खोज के आप ले आते हैं, उन लोगों को पुरस्कार देते हैं। और दावा क्या करते हैं कि साहब जिन लोगों की उपेक्षा होती रही है, उन्हीं लोगों को आप पुरस्कार देंगे। वो लोग वही पाए जाते हैं जहां चुनाव होता है, वो लोग वही पाए जाते हैं जहां पे आपकी सत्ता दांव पे लगी हुई है। तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश, लेकिन अब ये सभी चीजें लोगों के सामने आ गई हैं। यह केवल सामान्य लोगों को पुरस्कृत करने की कोशिश नहीं है, उन लोगों को चिन्हित करने, पुरस्कृत करने की कोशिश है जिनकी वजह से चुनावी राजनीति में फायदा होता हो। और यह सोच, यह प्रवृत्ति, यह शैली हर तरह से इन पद्म पुरस्कारों का अवमूल्यन करती है। आप क्योंकि आपकी मंशा इस लायक, आप उन व्यक्तियों को पुरस्कृत नहीं कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के पीछे एक राजनीतिक लाभ लेने की आपकी कोशिश है।
ये जो गरिमा बढ़नी चाहिए, अब इस बार आप भारत रत्न कोई नहीं याद आ रहा है, क्योंकि बिहार के चुनाव हो चुका है, कर्पूरी ठाकुर साहब मिल चुके हैं, और चूंकि तोड़फोड़ की गुंजाइश तमिलनाडु में और केरल में बन पा नहीं पा रही है कि किसी के माता पिता और किसी के दादा को खोज करके पुरस्कार दिया जाए जिससे उनका राजनीतिक लाभ हो जाए। चुनाव के साल ही आपको क्यों कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं? चुनाव के साल ही आपको क्यों चरण सिंह साहब याद आते हैं? पिछले 10 साल 11 साल से आपको नहीं याद आए? इस साल जब 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 चुनाव हो रहा था केरल में, तो खोज खोज करके आपको अच्युतानंदन साहब भी याद आ गए, और वो अच्युतानंदन साहब जी के खिलाफ आप किस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। तो चुनावी मंशा से दिए जाने वाले पुरस्कारों से न तो उस व्यक्ति का सम्मान होता है, न ही पुरस्कारों के सार्थकता साबित होती है। तो दोनों जो घटनाक्रम है, चाहे राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं के साथ में एक अपमानजनक जो आचरण है, उससे आप अगर इन नेताओं को के राजनीतिक स्वीकृति या लोकप्रियता को अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। और इस पद्म पुरस्कारों के इस तरह के निर्णयों से आप किसी को सम्मानित नहीं करते हैं, बल्कि साफ साफ संदेश देते हैं कि आपके पास सत्ता है, और इस सत्ता के माध्यम से आपका तौर तरीका वही है कि चुनावी राजनीति, चुनावी लाभ किस में प्राप्त होगा। जी। जी।